Hello, my dear students. Today we are going to revise the class 10 physics refraction of light. Okay. इस टॉपिक से बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। बेटा इसको ध्यान से देखिए। इस वीडियो में हम लोग जो रिवीजन करेंगे वो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पर भी रिवीजन करेंगे और एक डिफरेंट अप्रोच के साथ हम लोग इस टॉपिक का रिवीजन करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद आप जो है एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको देखने को मिलेगी। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपने ऐसा इस अप्रोच के साथ रिफ्रैक्शन को आज तक पढ़ा नहीं होगा। आप इस वीडियो में एक बार देखिए कि हम लोग किस अप्रोच के साथ रिफ्रैक्शन को पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग यही देखेंगे कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो देखिए, सपोज दैट ये एक मीडियम 1 है, ये एक मीडियम 2 है। ओके, मीडियम 1 से कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, इसके बाद वो एंट्री करती है मीडियम 2 में। मीडियम 2 में वो एंट्री करती है। ओके, मीडियम 2 में एंट्री करती है तो देखिए वो अपने पाथ से ऐसे बेंड हो जा रही है। ओके, ये है इसका ओरिजिनल पाथ। अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो ये इस तरीके से जाती, लेकिन ये अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो गया, बेंड हो गया। यहाँ इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v1 होगी, इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v2 होगी, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी ऑफ लाइट में बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम में क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो सपोज दैट मीडियम 1 में स्पीड v1 है और इसी स्पीड के चेंज होने की वजह से ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ द लाइट गेट्स बेंड। ओके, दिस फिनोमेनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, ये जो बेंडिंग हुई है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है तो लाइट क्या होगी, अपने पाथ से डेविएट हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। दो तरीके से बेंडिंग होती है, कभी कभी नॉर्मल की तरफ हो जाती है और कभी कभी नॉर्मल से दूर हो जाती है। लेकिन आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बस इतना समझिए कि व्हेन द रे ऑफ लाइट चेंजेस इट्स मीडियम इट गेट्स बेंडेड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो दिस बेंडिंग फिनोमेनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन। तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ सिंपल सा, बेंडिंग ऑफ लाइट, the phenomenon of bending of light as it passes from one medium to another medium, as it passes from one medium to another medium, जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी वो बेंड हो जाएगी। इस बेंडिंग फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन का रीजन पूछा जाता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ द रिफ्रैक्शन। सो द रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट एज इट चेंजेस इट्स मीडियम। जैसे ही वो अपना मीडियम चेंज करती है उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, यही रिफ्रैक्शन का रीजन होता है। तो आप ये भी याद रखिए, रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन, रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन, रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन इज बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इज different in different medium. Speed of light is different in different medium. So the phenomenon of bending of light as it passes from one medium to another medium is known as refraction. Okay, so this is the very simple definition of the refraction. This ray, the ray coming from the source of light, this ray is known as incident ray. दिस रे इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। और इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। दिस इज नथिंग बट नॉर्मल, दिस इज द एंगल आई एंड एंगल आर। तो देखो इसमें हुआ क्या, सिंपल सा, रे ऑफ लाइट ने जैसे मीडियम बदला वो अपने पाथ से क्या हो गई, बेंड हो गई। इसी बेंडिंग फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। दिस फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग इज नोन एज रिफ्रैक्शन। सिंपल से याद रखिए। यहाँ पर मीडियम की बात हो रही है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। बेसिकली हम लोग यहाँ पर मीडियम को 2 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। ओके, मीडियम को हम लोग यहाँ 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, एंड द नेक्स्ट वन इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ओके, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। लिसन, डेंसर, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का आप डिसीजन तब ले पाएंगे जब 2 मीडियम का कंपैरिजन होगा। सपोज दैट हम एयर, एक मीडियम हो एयर,
एयर इज, ये मीडियम जो होता है एयर, दिस इज द रेयरेस्ट मीडियम, ये सबसे रेयर होता है, रेयरेस्ट मीडियम। इस चैप्टर में हम लोग एयर और वैक्यूम को लगभग एक ही मान करके चलेंगे, बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली सेम। ओके, सो एयर और वैक्यूम को इस चैप्टर में हम लोग एक ही मान करके चलेंगे। तो सपोज दैट जैसे मैं एयर और वाटर का कंपैरिजन करता हूँ बेटा, एयर और वाटर का कंपैरिजन करता हूँ, तो इस कंपैरिजन में एयर रेयरर होगा और वाटर क्या होगा, डेंसर होगा। तो इस पेयर के लिए, इस पेयर ऑफ मीडियम के लिए रेयरर वाटर क्या हो गया, डेंसर हो गया, और एयर क्या हो गया, वाटर हो गया। लेकिन अगर हम वाटर और ग्लास का कंपैरिजन करते हैं तो इस पेयर के लिए वाटर रेयरर हो गया और ग्लास क्या हो गया, डेंसर हो गया। ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आप इन चीजों को समझ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि रेयरर मीडियम वो मीडियम होता है, अगर आप डेफिनेशन देना चाहें तो रेयरर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, और डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम होती है। द स्पीड ऑफ लाइट, मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नोन एज रेयरर मीडियम, सॉरी, a medium in which the speed of light is more is known as rarer medium, and a medium in which the speed of light is less is known as denser medium. Okay, so this is the concept of the rarer medium and denser medium. So अभी हमने पढ़ा था, प्रीवियसली हमने ये पढ़ा कि there is a two way of bending, जब ray of light एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है। तो उस बेंडिंग के दो तरीके हैं, ध्यान से देखिएगा। There are two ways of bending. There are two ways of bending. Two ways of bending. First one is when ray of light is coming from rarer to denser medium. Listen, when the ray of light coming from rarer to denser medium, suppose that this is your normal and this is the incident ray. This is the incident ray. And this is the rarer medium, and the ray of light is coming from rarer to denser medium. This is denser medium. Okay. So when it comes from rarer to denser medium, it bends towards the normal. देखो ये नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, ठीक है। When the ray of light passes from rarer to denser, then it bends towards the normal. ये नॉर्मल की तरफ आ जाती है। तो ये एंगल है I और ये एंगल क्या है, R। तो इस कंडीशन में बेटा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, एंगल I इज ग्रेटर देन एंगल R होता है। इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं, बस आप इतना जानिए कि रेयरर मीडियम में जो बना एंगल होता है ना वो ज्यादा होता है, और डेंसर मीडियम में जो बना एंगल वो कम होता है। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे एक फिगर बना देगा और आपसे पूछेगा कि ए और बी नाम लिख देगा, मीडियम का पूछेगा, इसमें ए कौन सा मीडियम है और बी कौन सा मीडियम है। तो आप इस फिगर को देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर एंगल बड़ा है तो ये रेयरर मीडियम हो गया, यहाँ पर एंगल छोटा है तो ये क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। समझ पा रहे हैं आप? एंगल बड़ा है तो ये कौन सा मीडियम हो गया, रेयरर मीडियम हो गया, जहाँ एंगल छोटा है वो कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम। और मैंने डेफिनेशन में बताया था कि रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है और डेंसर में कम होती है। तो इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए और बी में किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। तो चूंकि ये रेयरर मीडियम है और तो इसमें स्पीड जो है मान लो वी है और ये डेंसर है, तो और इसमें स्पीड को वी मान लो, तो आपको कंफर्म पता है कि वी इज ग्रेटर देन वी होगा। रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो फिगर को आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा मीडियम रेयरर मीडियम है और कौन सा मीडियम डेंसर मीडियम है, बाय सीइंग द एंगल फॉर्म्ड इन दैट मीडियम। जिस मीडियम में एंगल छोटा होगा उस मीडियम में हम लोग उसको डेंसर बोलेंगे, जिसमें एंगल बड़ा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेयरर होंगे। तो पहला तरीका जो बेंडिंग का क्या है कि जब रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। और इसको हम लोग इस केस में देख सकते हैं। और क्यों बेंड होती है इसको हम बाद में प्रूव भी कर सकते हैं, जब आप नेक्स्ट पढ़ लेंगे तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। सेकंड केस क्या हो सकता है, सेकंड केस हो सकता है जब रे ऑफ लाइट क्या हो जाए, डेंसर से रेयरर मीडियम में जाए। डेंसर से किस मीडियम में जाए, रेयरर मीडियम में जाए। तो सपोज देखिए एक रे ऑफ लाइट आ रही है और ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। मैं ये नॉर्मल बना देता हूँ। तो देखिए ये अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, नॉर्मल से क्या हो गई, अवे हो गई। तो यहाँ पर देखिए आर की वैल्यू ज्यादा हो गई, तो यहाँ पर एंगल आर ज्यादा है किससे, एंगल आई से। दोनों केसेस में आप याद रखिए कौन सा एंगल ज्यादा होता है। अब देखिए आई यहाँ पर आई ज्यादा है, आई बना कहाँ है, रेयरर में। यहाँ आर ज्यादा है, आर बना कहाँ है, रेयरर में।
तो इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि रेयर मीडियम में जो बना एंगल होता है वो डेंसर मीडियम वाले एंगल से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो हमने देयर आर टू वे बेंडिंग समझ लिया कि दो तरीके होते हैं बेंडिंग के, जब रेयर से डेंसर जाएगा तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। देखिए ये इसका ओरिजिनल पाथ है, इससे इसके पास दो ऑप्शन था बेंडिंग का, एक यहाँ से इधर और एक यहाँ से इधर। यहाँ से इधर गया मतलब नॉर्मल से दूर गया, अगर यहाँ से इधर आता तो नॉर्मल की तरफ आ जाता। तो ये होते हैं दो बेंडिंग के दो तरीके। यहाँ से हमने रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम के कॉन्सेप्ट को भी समझा, ये भी समझा कि एंगल किस में ज़्यादा होता है, और ये भी समझा कि स्पीड ऑफ लाइट किस मीडियम में ज़्यादा होती है। स्पीड ऑफ लाइट रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम में कम होती है। बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा, और फिगर देख करके आप पहचान सकते हैं कि कौन सा मीडियम रेयर है, कौन सा मीडियम डेंसर है। आगे बढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की तरफ। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए बेटा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए हम लोग एक फिगर बना लेते हैं पहले। सपोज दैट, एक फिगर बना लेते हैं कि सपोज दैट ये मीडियम क्या है, एक मीडियम का बाउंड्री सरफेस है। ये जो हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस पढ़ रहे हैं। जब रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो सपोज दैट ये डेंसर, ये एक जो है रे ऑफ लाइट आ रही है जिसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, ये नॉर्मल है, और यहाँ से ये रे ऑफ लाइट सपोज दैट ऐसे चली जाती है, इस तरीके से बेंड हो जाती है। आप कोई भी कंडीशन ले लीजिए, चाहे रेयर से डेंसर ले लीजिए, चाहे डेंसर से रेयर ले लीजिए। ये एंगल आई बन रहा है और ये एंगल आर बन रहा है। अब देख के बताइए ये क्या है, कौन सा कंडीशन है इसमें, 1 और 2 में कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा रेयर है। आप खुद से डिसाइड करिए, बताइए ये कौन सा मीडियम, 1 मीडियम कौन सा है, ये मीडियम कैसा है। आपको देख के लग रहा होगा ये रेयर है, डेंसर है, क्योंकि रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, बेंड हो जा रही है। हालांकि ये बात आप सीख चुके हैं। यहाँ हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या है, देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, और ये रिफ्रैक्टेड रे है। ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। ये तीनों रेज एक ही प्लेन में होती हैं, दो रेज, इंसिडेंट रे, नॉर्मल कोई रेज नहीं है, ये तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सो फर्स्ट ला इज इंसिडेंट रे, फर्स्ट ला इज इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल and refracted ray all lie in the same plane. Refracted ray all lie in the same plane. क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? Incident ray, normal and refracted ray all lie in the same plane on point of incidence. On point of incidence. समझ में आ रहा है? On point of incidence. ये देखिए point of incident है, इस point पर तीनों एक ही plane में होते हैं। This is the first law of refraction. Okay, getting my points? So पहला लॉ बहुत आसान है, फिगर बनाइए, ऐसे लिख लीजिए। दूसरा, द सेकंड लॉ इज नोन एज, आप इसको आई थिंक नोट कर लिए होंगे या पहले से जानते भी होंगे, तो आप इसको मैं इरेज कर देता हूँ, और इसी फिगर पर मैं जो है इसी पेज पर आपको सेकंड लॉ बताता हूँ। फर्स्ट लॉ एक बार रिवाइज कर देते हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ओके, सो नाउ द सेकंड लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन इज स्नेल्स लॉ। सेकंड लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। ओके, स्नेल्स लॉ क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा। द रेशियो ऑफ साइन आई आर, ध्यान से देखिएगा इसका स्टेटमेंट। द रेशियो ऑफ, बहुत लोग गलत लिखते हैं इसको, द रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर, द रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर इज कांस्टेंट। आई, साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होगा कब, फॉर गिवन कलर ऑफ लाइट, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम, फॉर गिवन pair of medium and given color of light, and given color of light। ये चीज आप ध्यान से सुनिएगा। ओके, लिसन, मैं एक्सप्लेन करता हूं, सुनो। द रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट, नॉट ऑलवेज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। जैसे ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। इस पेयर ऑफ मीडियम के लिए अगर मैं एक कलर की लाइट को भेजता हूं, तो चाहे मैं इस एंगल पर भेजूं, चाहे एंगल को बदल दूं, लेकिन साइन आई और साइन आर का रेशियो सेम रहेगा। ये रेशियो कब तक सेम रहेगा, जब तक कि मीडियम के पेयर सेम रहेंगे। अगर आप मीडियम बदल दीजिए, जैसे आप दो पेयर ले लीजिए, एयर ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, इसमें रे ऑफ लाइट को आप जब भी इंसिडेंट कराएंगे, एयर से वाटर में भेजेंगे, तो साइन आई और साइन आर का रेशियो हर बार सेम आएगा, चाहे आप एंगल कितना भी बनाइए। लेकिन जब आप वाटर ग्लास ले लेंगे तो साइन आई और साइन आर का रेशियो बदल जाएगा। इसका मतलब साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट तभी होता है जब पेयर ऑफ मीडियम क्या हो, सेम हो। इफ यू चेंज द पेयर ऑफ मीडियम, द रेशियो ऑफ द साइन आई एंड साइन आर बिकम्स चेंज।
Okay, will also change. So we can write that sin I upon sin r is equal to constant. Sin I upon sin r is equal to constant, and this constant is known as n/1 for this particular figure, not always. इस पर्टिकुलर फिगर के लिए sin i upon sin r का रेशियो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, जिसको n/1 बोलते हैं. n/1 को ध्यान से समझिए. n इज द सिंबल यूज फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आगे पढ़ेंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की प्रॉपर्टी होती है. सो n मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 2 का. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसको इस तरीके से पढ़ते हैं. तो इस पर्टिकुलर फिगर में अगर हम sin i अपन sin r लगाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, n/1 मिलेगा. स्नेल्स लॉ लिखने के लिए अगर स्नेल्स लॉ आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, स्टेट द स्नेल्स लॉ, तो आप इस फिगर के साथ ये स्नेल्स लॉ याद कर लीजिए. द रेशियो ऑफ sin i टू द sin r इज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम एंड गिवन कलर ऑफ लाइट. इस पर्टिकुलर फिगर के लिए, क्योंकि फिगर बाय फिगर अलग अलग मीडियम के लिए sin i अपन sin r का जो यहाँ स्नेल्स लॉ हम लोग अलग तरीके से अप्लाई करते हैं. अगर यहाँ पर एक ट्रिक आप सीखिए. यहाँ पर n/1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. मतलब sin i और sin r लगाने से मुझे दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल रहा है. sin i और sin r का फार्मूला अप्लाई करने से क्या मिल रहा है, इस दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल रहा है n/1. इसका मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है स्नेल्स लॉ से, उसका वाला एंगल नीचे होता है. देखिए इस फार्मूले से n/1 का फार्मूला क्या हो गया, sin i अपन sin r. इसमें 2 में मीडियम 2 में बना हुआ एंगल r है, और देखिए वो डिनोमिनेटर में है. तो जब n/1 आएगा तो 2 में बना हुआ एंगल डिनोमिनेटर में रहेगा. इस तरीके से आप स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं. एक चीज और, यहाँ पर जो गिवन कलर ऑफ लाइट है, इसका क्या मतलब है बेटा. आप जब हम लोग डिस्पर्जन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि प्रिज्म है, ग्लास का प्रिज्म है. ओके, अगर हम एयर से प्रिज्म में व्हाइट लाइट, वो येलो लाइट सेंड करते हैं, तो उस येलो लाइट के लिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरा आएगा. ब्लू लाइट भेजते हैं तो उस ब्लू लाइट के लिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरा आएगा. दैट मींस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर ऑफ लाइट. इसका मतलब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर ऑफ लाइट पर भी डिपेंड करता है. तो sin i और sin r कांस्टेंट तभी होगा जब गिवन पेयर ऑफ मीडियम एंड गिवन कलर ऑफ लाइट के लिए sin i और sin r कांस्टेंट होता है. और इस sin i और sin r के रेशियो से जो कांस्टेंट मिलता है उसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं. अगर n/1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 है. याद करना बहुत आसान है. लिसन, कंफ्यूज नहीं होना है. सुनो, याद करना बहुत आसान है. अगर स्नेल्स लॉ लिखने को आए तो सिंपल सा लिखो, द रेशियो ऑफ sin i टू द sin r इज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम एंड गिवन कलर ऑफ लाइट. देखो बेटा, अक्सर लोग ये कांस्टेंट लिख करके आगे भाग जाते हैं तो आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा, इसलिए ये 2 लाइन लिखना बहुत जरूरी है. एक चीज और समझो, अगर कहीं पर n/1 लिखा है, n/1 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये n/1 होता है. अगर n12 लिख दिया जाएगा तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2. ठीक है. अगर nxy लिख दिया जाएगा, देखो n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, x मतलब x का, y मतलब y के रिस्पेक्ट में. n34 लिख दिया, इसका क्या मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 4. आई थिंक अब नेमिंग का मतलब समझ गए होंगे. कहीं कहीं म्यू लिखा होता है तो आप उसको वही समझिए, म्यू n, दिस इज द सिंबल फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इसकी बात हम लोग आगे करेंगे. अभी आप कंफ्यूज मत होइए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है. अभी हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई करना सीखते हैं. ध्यान से सुनना कि स्नेल्स लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं. मैं 2-3 फिगर यहाँ पर बनाता हूँ, आप इसमें स्नेल्स लॉ अप्लाई करिए. रटना नहीं है केवल स्नेल्स लॉ. देखो ध्यान से, सपोज दैट ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है. यहाँ पर रे ऑफ लाइट आ रही है, सपोज दैट 45 डिग्री एंगल पर, 45 डिग्री, और यहाँ से ये चली जा रही है कितने एंगल पर, 60 डिग्री के एंगल पर जा रही है. ठीक है, तो आपको I और R दिख रहा होगा, 45 एंड 60. दिस इज 45, दिस एंगल इज 45 डिग्री. ओके, 45 डिग्री. लिसन, अब देखो इसमें क्या क्या पूछ सकता है. वो आपसे पूछेगा n/1, और क्या पूछ सकता है, n/12. इसमें आपको स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है. लिसन, सो व्हाट विल हैपन इफ यू अप्लाई द स्नेल्स लॉ हियर. n/1 मैंने क्या बताया था, देखो साइन यहाँ भी लिखना है, साइन यहाँ भी लिखना है. अब इन 45 और 60 आई आर भूल जाओ. अभी साइन आई साइन आर लिखना है वहीं बस जहां पर आप रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ लिख रहे हो. अगर अप्लाई करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो देखो कैसे करेंगे. पहले दोनों ऊपर नीचे साइन लिख दिया.
n21 मीन्स दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, तो दूसरे मीडियम में जो बना एंगल है उसको नीचे लिख दो, मतलब 60 हम नीचे लिख देंगे। फिर से सुनो, n21 में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, तो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आएगा, तो उसके लिए हम लोग दूसरे मीडियम में जो बना एंगल है उसको 60 डिग्री नीचे लिख देंगे, और वन वाला वन बगल में है तो उसको हम लोग कहाँ लिख देंगे, ऊपर। सो दिस विल बिकम sin 45। तो sin 45 बाई sin 60, टेक्नोमेट्री में मैथमेटिक्स में आप आगे पढ़ेंगे, sin 40 की वैल्यू होती है 1/√2 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, 2 1 जा 2 ऊपर चला जाएगा और दिस विल बिकम √3 इंटू √2, ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा √2/√3 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, तो यही आंसर हो गया। अब n12 निकालोगे तो क्या करोगे, ध्यान से देखो, यहाँ भी साइन लिख दो और यहाँ भी साइन लिख दो। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ भी साइन लिख दिया, यहाँ भी साइन लिख दिया। अब ये 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, इस बार 1 वाला एंगल नीचे लिख दो, तो यहाँ हो जाएगा sin 40 और यहाँ हो जाएगा sin 60। तो इसको सॉल्व करके आप बताइए कितना आया, उसी का रेसिप्रोकल आ जाएगा, ये आ जाएगा √3/√2 आ जाएगा। तो आज से एक बात भी, ये भी ध्यान सुन लीजिए, ये भी याद रखिए आप कि अगर n21 की वैल्यू √2/√3 है, n21 की वैल्यू √2/√3 है, तो n12 की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल होती है √3/√2। इसी को प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट मींस n21 इज इक्वल टू 1/n12, दैट मींस उसका रेसिप्रोकल होता है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ ना कि जो n21 होता है दैट मींस द रेसिप्रोकल ऑफ n12। यस और नो, इस दोनों फिगर से इधर, ये दोनों कैलकुलेशन से आप ये बात सीख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से n21 और n12 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 आ जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना। n21 और n12 का मल्टीप्लाई 1 होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप ऐसे समझो nwg और इसका उल्टा ngw का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। nxy और इसका उल्टा nyx का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, और इस क्वेश्चन में हमने देख लिया कि हम स्नेल्स लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन बना करके देता हूं, आप उस पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करिए। जैसे ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है और ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, और रे ऑफ लाइट ऐसे चली जा रही है, ये एंगल है 45 डिग्री। आप निकाल करके बताइए मुझे n12 और n21 दोनों वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए यूजिंग द स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का यूज करते हुए n12 और n21 की वैल्यू बताइए। ओके, तो आई थिंक आपने सॉल्व करने की कोशिश किया होगा इसको। फिर से मैं इसको बता देता हूँ इसमें कैसे अप्लाई होगा। पहले ऊपर नीचे दोनों क्या लिख लो, साइन लिख लो। ओके, फिर देखो यहाँ 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है तो 1 वाला एंगल नीचे लिखो 30 और 2 वाला एंगल ऊपर। और ये क्या होगा, यहाँ पर 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है तो 2 वाला एंगल नीचे लिखो और यहाँ 1 वाला एंगल क्या लिखो, ऊपर। और इसी को सॉल्व कर लो। साइन 45 कितना होता है बेटा, 1/√2। साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो ये ऊपर हो जाएगा 2/√2 और इसको सॉल्व करेंगे तो ओनली √2 आएगा। और ये इसका उसका अपोजिट होगा, अगर वो √2 आ रहा है तो ये ऑफ कोर्स 1/√2 आएगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। तो आपने स्नेल्स लॉ अप्लाई करना आई थिंक सीख लिया होगा। रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये भी सीख लिया होगा। किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है ये भी सीख लिया होगा। रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अभी भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन नहीं पता चली होगी, लेकिन आप थोड़ा सा वेट करिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से शो करते हैं इसको। देखिए आप एक चीज ध्यान से सुनिए, व्हेन द रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका स्पीड बोलिए या वेलोसिटी बोलिए, वेलोसिटी, वेवलेंथ और एंगल, ये 3 चीजें चेंज हो जाती हैं। मतलब उसका पाथ चेंज हो जाता है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है और वेवलेंथ चेंज हो जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ये बात ध्यान रखिएगा। व्हेन द रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, द वेलोसिटी, वेवलेंथ and the path of light is changed but the frequency remain constant because frequency is the characteristics of the source of light
इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। ये बात भी पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या क्या बदलता है। जो जो चीजें बदलती हैं उससे उसके टर्म्स में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल के टर्म्स में पढ़ा sin a upon sin r। वेलोसिटी चेंज होती है तो हम वेलोसिटी के टर्म में भी पढ़ेंगे। सपोज दैट ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, इस मीडियम में वेलोसिटी v1 है और इस मीडियम में वेलोसिटी v2 है, ठीक है। इस मीडियम में वेलोसिटी v1 है, इस मीडियम में वेलोसिटी v2 है। तो आप अगर आपसे n21 का फार्मूला पूछा जाए तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा। देखिए इसमें 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 में स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो v2 नीचे लिखेंगे और v1 क्या लिखेंगे ऊपर। ये फार्मूला आप सीख लीजिए, इस पर्टिकुलर फिगर के लिए ये फार्मूला है। इसका मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है वेलोसिटी के टर्म में, उस मीडियम में वेलोसिटी आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे। फार्मूला बनाना सीखिए, रटिए नहीं। जैसे एन एक्स वाई निकालना है तो x का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है तो x वाली वेलोसिटी नीचे लिखेंगे और y मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी उसको ऊपर लिखेंगे, तो n x y हो गया। कल को आपसे n32 पूछेगा वेलोसिटी के टर्म में तो क्या होगा, ये v2 अपान v3 होगा। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसका वेलोसिटी नीचे लिखते हैं, क्योंकि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यहीं से पूछे जाएंगे वेलोसिटी के टर्म में। एक बात आप ध्यान रखिए, वेलोसिटी के टर्म में ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है। लेकिन आप एक चीज ध्यान से समझिए, ये जो n21 आ रहा है, n34 आ रहा है, n12 आ रहा है, इसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और एक टर्म होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो थोड़ी सी अच्छा, एक चीज और, अगर यहाँ v1 है तो इस मीडियम में वेवलेंथ λ1 होगा, इस मीडियम में क्या होगा λ2 होगा। तो अगर आपसे कोई n21 का फार्मूला लैम्डा के टर्म्स में पूछता है तो आप लिखिए λ1 अपान λ2। जैसे इस तरीके से, जैसे वेलोसिटी का होता है सेम उसी तरीके से वेवलेंथ का भी होता है। क्यों, इसका आप डेरिवेशन भी कर सकते हैं। अगर चाहें तो मैं इसका डेरिवेशन बता दूं कि ये कैसे आया। देखिए ध्यान से देखिए कैसे आया ये। देखिए इसी फार्मूले से इसको हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ वेवलेंथ λ1 है, λ2 है, फ्रीक्वेंसी न्यू यहाँ भी है। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी इन फर्स्ट मीडियम एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी इन सेकंड मीडियम आल्सो, बिकॉज फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज एज लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो n21 को देखो मैं v1 अपान v2 लिख सकता हूँ। आपने क्लास 9th में एक रिलेशन पढ़ा होगा बेटा, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, याद रखना। वेलोसिटी v इज इक्वल टू वेवलेंथ लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी को न्यू कहते हैं, NEW न्यू। समझ में आ रहा कि नहीं। तो आप देखिए अगर मैं v1 का फार्मूला लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वेवलेंथ की जगह λ1 और न्यू, और v2 का फार्मूला क्या लिखूंगा λ2 इंटू न्यू, क्योंकि ये रिलेशन होता है। लेकिन न्यू से न्यू क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि दोनों मीडियम में सेम है। तो यहाँ से n21 का फार्मूला क्या हो गया, λ1 अपान λ2। वेलोसिटी जैसे चेंज होती है वैसे ही वेवलेंथ चेंज होता है। अगर डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कम होती है लाइट की तो डेंसर मीडियम में लाइट का वेवलेंथ भी कम होता है। बात समझ पा रहा है कि नहीं। जैसे चेंज होता है वेलोसिटी वैसे ही चेंज होता है क्या, वेवलेंथ, बिकॉज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर किसी मीडियम में वेलोसिटी बढ़ रही है तो वेवलेंथ भी बढ़ेगा, और अगर वेलोसिटी घट रही है तो वेवलेंथ भी घटेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने सीख लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला वेलोसिटी के टर्म में कैसे अप्लाई करते हैं और वेवलेंथ के टर्म में कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। अगला टॉपिक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो यहीं से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब होता है, जब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में निकाला जाए, एयर के कंपैरिजन में निकाला जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में अगर आप किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना। सपोज दैट ये है एयर और ये है कोई मीडियम, ये है कोई मीडियम, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो n है। एयर में स्पीड ऑफ लाइट c होती है 3 × 10⁸ मैक्सिमम होती है स्पीड की लाइट, सब लोग जानते हैं, और इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v है, और मुझे किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, इस मीडियम का n, ठीक है। इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है।
अच्छा तो अगर मैं इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूं और वेलोसिटी ही है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है, व्हाट इज बी? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ध्यान से सुनना बस, अगर आप इस लेक्चर को पूरा सुन लेते हैं तो आपके 3 से 4 मार्क्स कंफर्म है, कंफर्म 3 से 4 मार्क्स मिलेंगे। सुनो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो देखो मैं इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूं, तो मैंने रूल में क्या बताया था, अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी नीचे लिखो, और जिसके कंपैरिजन में निकाल रहे हो उसकी वेलोसिटी को यहाँ लिखो। तो n इक्वल टू सी बाई वी, दिस इज द फार्मूला, n इक्वल टू सी बाई वी। यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या आ गया, n इक्वल टू सी बाई वी। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यहाँ से बेटा सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी फार्मूले से आते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, और यहीं से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की आप डेफिनेशन दे सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अभी देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन कैसे देते हैं। लिसन, सपोज दैट एक मीडियम है, सपोज दैट ये एक मीडियम है, मान लो ग्लास है, सपोज दैट दिस इज द मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। अगर मान लो ये एक मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इस बात का क्या मतलब है? मान लो ये दूसरा मीडियम है, दिस इज मीडियम ए, ये मीडियम बी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इज 3। इसका क्या मतलब है, व्हाट डज दैट मीन? ये सी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42, इस बात का क्या मतलब है? तो इसको अगर आपको समझना है तो आप देखिए, अगर इसका मीडियम, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अगर v मान लो और यहाँ c मान लो, ये एयर है, तो n इक्वल टू होता है c बाई वी, और n की वैल्यू 2 दिया है तो ये हो जाएगा c बाई वी, तो v इक्वल टू क्या होगा, c बाई 2 हो जाएगा। अभी समझना ध्यान से, यहाँ n इक्वल टू क्या होता है, c बाई वी, यहाँ भी होता है, n 3 दिया है तो हो जाएगा c बाई वी, ये वी बी होगा, बी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट। इसको मैं अगर बहुत एक्यूरेटली लिखना चाहूँ तो वी ए लिख सकता हूँ, कहाँ की स्पीड, ए की स्पीड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से वी बी क्या आएगा, c बाई 3। और अगर यहाँ से अब आप सीख गए होंगे, अगर यहाँ वी सी निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा, ये इसको डी लीजिए, डायमंड का है ये, तो डी सी डिवाइडेड बाई 2.4। तो सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है। ध्यान से सुनो, अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इसका मतलब जब उसमें स्पीड ऑफ लाइट जाएगी तो उसमें स्पीड c का आधा हो जाएगी, c बाई 2 हो जाएगी। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है और उसमें लाइट जाती है तो उसमें स्पीड कितनी हो जाएगी, c बाई 3 हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं आप, c बाई 3 हो जाएगी। और अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, तो जब उसमें लाइट एंट्री करेगी तो उसमें लाइट की स्पीड c अपॉन 2.42 हो जाएगी। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव स्पीड ऑफ लाइट घट जाएगी इतने फैक्टर से। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड इज 2.42, व्हाट डज दैट मीन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, दैट मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड is decreased by a factor of 2.42, is reduced by a factor of 2.42, इस फैक्टर से घट जाती है, मतलब उतने का डिवाइड हो जाता है। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब। एक लाइन में समझो, सब कुछ भूल जाओ। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 है तो इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट c बाई 5 होगी, यही इसका मतलब है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यही इस बात का मतलब है। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10 है तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट c बाई 10 हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम is the ratio of speed of light in air to the speed of light in medium, to the speed of light in that medium जिसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो। n मान लीजिए किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो n होगा c और v का रेशियो, जहां पर c है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम जिसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो। अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन c डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। उसी बेस पर फार्मूला बन गया। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, स्पीड ऑफ लाइट इन c डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो इस तरीके से आप फार्मूला बना सकते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन को भी दे सकते हैं। बट आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बात रटना नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यही मतलब होता है
किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो तो c/v, उस c में उस मीडियम की स्पीड से डिवाइड कर दो। बात समझ में आ रहा कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। देखो मान लो एक मीडियम है, एक टेबल है, इसको याद रखिएगा। यहां पर मैं लेता हूं मीडियम एयर। एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और इस एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है, सबसे कम होता है, बिकॉज एयर इज द रेयरेस्ट मीडियम। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, लेकिन एयर में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है। दूसरा मैं ले लेता हूं वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 या फिर 4/3 कह सकते हैं। यही क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। देखो ध्यान से, यहीं से एक क्वेश्चन बन रहा है बोर्ड में। क्या क्वेश्चन बन रहा है? सुनना ध्यान से, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखना होगा तो लिख लेना। इफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, NW लिखते हैं केवल, बगल में कुछ नहीं लिखा मतलब एयर लिखा है। इफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, इफ NW इज 4/3, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर? तो VW बताओ। तो क्या बताओ? VW बताओ। दिस इज द क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे करके वाटर में स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहा है। ध्यान से सुनो, वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे करके वाटर में स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहा है। तो आप, अगर मैंने अभी फार्मूला बताया था कि अगर NW का फार्मूला लिख रहे हो तो वो आएगा क्या? C/VW आएगा, आएगा कि नहीं? तो VW निकालना है तो VW इक्वल टू क्या हो जाएगा? C/NW। C की वैल्यू सबको याद होती है 3/8, 3 × 10⁸, और NW दिया 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 3 जा 9, 9/4। 9/4 को सॉल्व करोगे तो आएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ आप भर सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला मीडियम ले लेता हूं मैं ग्लास। क्या ले लेता हूं? ग्लास। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2, दैट मीन्स 1.5। अब आप इसमें स्पीड ऑफ लाइट कितना होगी ये कैलकुलेट करके खुद ट्राई करिए, ठीक है? इसको ट्राई करिए एक बार। एक मिनट आपके पास तैयार। लिसन, आई थिंक आपने इसको कैलकुलेट कर लिया होगा। मैं एक बार रैपिडली इसको बता देता हूँ। देखिए ग्लास है और ये Ng दिया हुआ है, तो Ng का फार्मूला क्या होगा? C/Vg। यस और नो? तो Vg क्या हो जाएगा यहाँ से? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, C/Ng। C 3 × 10⁸, और इसमें G कितना 1.5 का डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 2 × 10⁸। दिस विल बिकम 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? एयर सबसे रेयर मीडियम है, उसमें स्पीड ऑफ लाइट देखो 3 × 10⁸ है। वाटर में उससे भी घट गई 2.25 हो गई, और ग्लास में उससे भी ज़्यादा कम हो गई 2 × 10⁸। मतलब जैसे जैसे एयर वाटर ग्लास में आ रहे हैं स्पीड घट रही है, लेकिन देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है। यहाँ 1.33 है और ये 1.5 है, 5 मतलब 50 है। तो एयर वाटर ग्लास में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। देखो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है? कम है। तो यहाँ से पूछा जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कैसा रिलेशन है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, याद रखना। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम? सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का
फार्मूला हमने वेलोसिटी के टर्म्स में लिया, 90% चांस है कि क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा जाएगा, इसी फार्मूले से पूछा जाएगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन में बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमको यहीं से देखने को मिलता है। तो आप इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है उसका क्या मतलब होता है। एक चीज़ और याद रखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है। कुछ एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं इसका। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन में एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, सपोज दैट एक चीज और, सॉरी, इसके पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं। सपोज दैट एक मीडियम है, उसका एक मीडियम 1 है और एक मीडियम 2 है। मीडियम 1 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और मीडियम 2 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। हमको निकालना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, ये निकालना है हमें। देखो थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको निकालना। n1 n2 दिया है, मुझे n21 चाहिए। तो आप एक चीज बताओ, अगर आप n1 दिया है तो क्या आप v1 निकाल सकते हैं क्या? व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ n1? n1 इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो n1 इज इक्वल टू होगा c अपॉन v1। यही तो होता है मतलब, है कि नहीं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का c में उसकी स्पीड से डिवाइड कर दो, तो v1 क्या आएगा? c अपॉन n1 आएगा। इसी तरीके से अगर मीडियम 2 में v2 निकालें तो क्या आएगा? c अपॉन n2 आएगा। मैंने v1 अपॉन v2 निकाला क्यों? क्योंकि मुझे n21 का फार्मूला v1 और v2 के टर्म में पता है कि वो v1 अपॉन v2 होता है। क्या होता है? v1 अपॉन v2 होता है। v1 की वैल्यू क्या होगी? c अपॉन n1। v2 की वैल्यू क्या होगी? c अपॉन n2। तो c से c कैंसिल हो जाएगा, n2 ऊपर चला जाएगा। सो दिस n21 becomes n2 upon n1. This is the formula of relative refractive index in terms of absolute refractive index. समझ पा रहे हैं आप? देखो, अगर n21 का फार्मूला n2 और n1 के टर्म्स में लिखा है तो 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, तो 2 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर ही लिखा जाएगा। इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही पूछ लेना। क्वेश्चन बोर्ड में आता है, कैसे देखना है क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे आता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट लिख सकते हैं आप क्वेश्चन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास। वाटर एंड ग्लास, सेम लैंग्वेज भी यही लिखी रहती है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास इज 4/3 एंड 3/2 respectively, 3/2 respectively. Then if absolute refractive index of water and glass is 4/3 and 3/2, then find the refractive index of glass with respect to water, with respect to water। ये पूछा जाएगा आपसे। क्या दिया है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास। देखो वाटर पहले लिखा है तो ये पहली वैल्यू वाटर की है, ग्लास बाद में लिखा है, दूसरी वैल्यू ग्लास की है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n शो करते हैं किसका? W का। बगल में कुछ नहीं लिखना है, बगल में कुछ नहीं लिखा मतलब एयर लिखा है, एयर है मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। और ये है ग्लास Ng, ये कितना दिया है? 3/2 दिया है। Ng कितना दिया है? 3/2 दिया है। हमसे पूछा क्या है? फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब NW, किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के, सॉरी, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मतलब Ng, किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में। NGW निकालना है। तो मैंने अभी फार्मूला क्या बताया था, आप वो याद रखो। n21 इज इक्वल टू क्या बताया था? n2 अपॉन n1। मतलब जब 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है तो 2 वाला ऊपर लिखेंगे। तो NGW का फार्मूला क्या बनेगा? Ng अपॉन nW, यही बनेगा ना। और Ng का Ng का वैल्यू कितना है? 3/2 और nW की वैल्यू कितनी है? 4/3। तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, 9/8। मैक्सिमम बच्चे 9/8, 8/9, 9/8, 8/9 में कंफ्यूज रहते हैं। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, ओके, ठीक है। तो आप देखिए ये क्वेश्चन एकदम हूबहू बोर्ड में आया है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे वो पूछता फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब आपसे NWG पूछ लेता, तो फार्मूला बनता है NW अपॉन Ng। तो इसका आंसर आता है 8/9। कैलकुलेट करके देखना, वैल्यू आएगी, ठीक है। और ये जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया है,
N21 इक्वल टू N1 अपॉन N2, इसको हम लोग स्नेल्स लॉ को और अच्छे से पढ़ने के लिए भी यूज करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्नेल्स लॉ का एक्सपेंडेड फॉर्म जो होता है उसको भी बताएंगे, अभी बताएंगे। और वो जो रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में आ जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, क्यों बेंड होती है इसको भी हम लोग इस कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, रीजन भी उसका समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो एक फार्मूला है, एक इंपॉर्टेंट केस पढ़ लेते हैं, केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं फट से। वीडियो लंबी हो रही होगी तो आपको दूसरे पार्ट में इसको बता देंगे। सपोज दैट मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। अगर कोई रे ऑफ लाइट इस मीडियम की परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है तो इसको कहते हैं केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंट। तो यही इसी पॉइंट पर जब हम नॉर्मल बनाएंगे, मैंने आपको रिफ्लेक्शन में भी ये बताया था, ध्यान से सुन लेना, इसको मैंने आपको रिफ्लेक्शन में भी बताया था। तो अगर मैं इस पर नॉर्मल बनाऊंगा तो यही नॉर्मल होगा, तो इसका मतलब यही इंसिडेंट रे है, यही नॉर्मल है, तो आई की वैल्यू क्या होगी 0। अब आर की वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल तो ऐसे चला गया, आर की वैल्यू क्या होगी ये मुझे निकालना है, मतलब रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी। तो अगर ये मीडियम 1 है, ये 2 है, तो आपको पता है N21 क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। और N21 की देखो बेटा, किसी भी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कभी 0 नहीं होता, मिनिमम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 होती है जो कि एयर की है। तो क्या N21 की वैल्यू कभी 0 होगी? नहीं, N21 की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। तो अगर N21 0 नहीं है तो N21 इक्वल टू हो जाएगा साइन आई की वैल्यू 0 हो गई, साइन आर मुझे नहीं पता है, तो यहाँ से मैं अगर साइन आर निकालूंगा तो क्या आएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 और 0 डिवाइडेड बाई N21, तो यहाँ से देखो साइन आर की वैल्यू 0 आ जाएगी। साइन आर की वैल्यू 0 है, इस 0 को मैं साइन 0 लिख सकता हूँ, तो साइन साइन से कैंसिल हो गया, तो एंगल आर की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब एंगल आर 0 होने का मतलब ये है कि रिफ्रैक्टेड रे भी इसी नॉर्मल से ही होकर के जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे भी इसी नॉर्मल से होकर के सीधी निकल जाएगा। आज के बाद याद रखना, अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो वो सीधा जो है क्या होती है, दूसरे मीडियम में चली जाती है बिना मुड़े हुए। इसको कहते हैं केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, इसको कहते हैं या इसी को कहते हैं केस ऑफ नो बेंडिंग। केस ऑफ नो बेंडिंग, क्या यहाँ पर कोई बेंडिंग हो रही है? क्या यहाँ पर कोई बेंडिंग हो रही है? कोई बेंडिंग नहीं हो रही है यहाँ पर, क्योंकि रे ऑफ लाइट सीधे चली गई। कुछ बुक ने इसको केस ऑफ नो रिफ्रैक्शन लिखा है, ऐसा नहीं, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, बस बेंडिंग नहीं हो रही है। बेंडिंग इज द ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, बेंडिंग इज नॉट ऑल अबाउट द रिफ्रैक्शन। ये बात ध्यान रखिए कि केवल बेंडिंग होना ही रिफ्रैक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन में और सारी चीजें होती है, स्पीड चेंज हो जाती है, उसका जो है वेवलेंथ चेंज हो जाता है। तो ये देखिए कि जब कोई रे, आज के बाद ये याद रखो कि अगर किसी सरफेस पर कोई रे परपेंडिकुलरली गिर रही है तो वो बिना मुड़े सीधा निकल जाती है, इसको कहते हैं केस ऑफ नो बेंडिंग। कोई भी बेंडिंग नहीं हो रही है। दो केस होता है केस ऑफ नो बेंडिंग का, ध्यान से सुनो। केस ऑफ नो बेंडिंग दो तरीके से होता है, अगर ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है और कोई रे ऑफ लाइट सीधा गिरती है, नॉर्मली गिरती है तो ये सीधा चली जाएगी, इस केस में कोई बेंडिंग नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो ये एक मीडियम है 1 और ये मीडियम 2 है, दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लगभग बराबर है, लगभग क्या सेम ही है, तो रे ऑफ लाइट देखो अगर तिरछी भी आएगी तब भी सीधे निकल जाएगी। यहां देखो, यहां दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं है, अलग अलग है, लेकिन नॉर्मल इंसिडेंस होने की वजह से वो सीधे निकल गई। लेकिन अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो तिरछी रे भी जो है सीधा निकल जाएगी, वो नॉर्मल इंसिडेंट नहीं होगा फिर भी निकल जाएगी। तो ये दो केस हैं जहां पर बेंडिंग नहीं होती है। कब बेंडिंग कब नहीं होगी? जब ये मीडियम और इस मीडियम दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग सेम होगा, या फिर वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। इन दोनों केसेस में कोई भी बेंडिंग नहीं होती, ये चीज याद रखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फार्मूला होता है, लास्ट बता रहे हैं, लास्ट फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर हमारा रिफ्रैक्शन का फर्स्ट पार्ट लंबा है, ये टॉपिक रिफ्रैक्शन का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेस पढ़ेंगे। देखो सपोज दैट ये कोई बकेट है, बकेट फिल्ड विथ वाटर, एंड दिस इज द कॉइन प्लेस्ड ऑन द बॉटम ऑफ द बकेट। इस बॉटम ऑफ द बकेट पर ये कॉइन रखा गया है, बॉटम ऑफ द बकेट पर क्या रखा गया है? ये कॉइन रखा गया है। ये बाउंड्री सरफेस है, ये इसका बाउंड्री सरफेस है, यहां से नीचे वाटर है, ठीक है। अब होगा क्या, या इसका देखो, ये इसको कोई यहां से देख रहा है तो आप होता क्या है, द कॉइन प्लेस्ड ऑन द बकेट ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड, वो हमें उठा हुआ दिखाई देता है। कोई कॉइन अगर हमें बाल्टी के सरफेस पर जिसमें पानी भरा हुआ रख दें तो वो कॉइन जो होता है वो उठा हुआ दिखाई देता है रिफ्रैक्शन की वजह से। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द रिफ्रैक्शन। क्यों उठा हुआ दिखाई देता है ये समझते हैं। ये है इसकी रियल डेप्थ, कैपिटल H। देखो क्या होगा, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट सीधा एंट्री मारेगी, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट यहाँ से नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है,
तो ये जो नॉर्मली रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है ये तो सीधा निकल जाएगी, क्योंकि अभी पीछे बताया कि जो रे नॉर्मल आती है उसमें कोई बेंडिंग नहीं होती। लेकिन एक दूसरी रे देखो, एक दूसरी रे अगर यहां से जा रही है ऐसे, तो यहां पर मैंने नॉर्मल बना दिया, तो ये है देखो वाटर और वो है एयर, तो रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, ऐसे जाएगी। और जब ऐसे जाएगी तो इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो देखो यहाँ पर मिल रही है ये एक रे और ये एक रे, वहां से आने वाली रे दोनों यहाँ पर मिल रही है, मतलब इस कॉइन का इमेज वहां बन जाएगा। इसका मतलब देखो कॉइन इतना उठ गया, ये कॉइन इतना उठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से देखो ये जो हाइट है इसको हम लोग अपरेंट डेप्थ कहते हैं, स्मॉल एच। स्मॉल एच मतलब सिक्का यहाँ था लेकिन दिख वहां रहा है, सिक्का उठा हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आप क्लास 12th में भी है तो इसको सीख सकते हैं। ये सिक्का उठा हुआ दिखाई दे रहा है, और देखो ये उठा हुआ क्यों दिखाई दे रहा है, इसका इमेज यहाँ बन रहा है किस वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। ये रे डायग्राम आपको समझ में आया, एक रे ऑफ लाइट सीधा गई तो वो सीधा निकल गई क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंस है। एक रे ऑफ लाइट यहाँ से ऐसे गई तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। तो यहाँ से जब कोई देखेगा ऊपर से इसको, ये सिक्का कहाँ दिखाई देगा, उठा हुआ दिखाई देगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं बोलो। तो यहाँ से इस ये जो मीडियम है जिसमें कॉइन रखा गया है, जो लिक्विड है, एन लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड का एक फार्मूला होता है रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, ये फार्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इसको बोलते हैं कैपिटल एच स्मॉल एच। देखो एग्जाम में आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ होता है कि अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ होता है। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा एक से ज्यादा होती है। एयर के अलावा किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, किसी भी मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो एक से ज्यादा होती है। एक से ज्यादा कब आएगी, जब बड़ी वाली हाइट में छोटी वाली हाइट का डिवाइड करोगी। रियल डेप्थ बड़ी थी और ये अपरेंट डेप्थ है, तो बड़ी वाली डेप्थ ऊपर लिखो और अपरेंट डेप्थ नीचे लिखो, तो एन की वैल्यू एक से ज्यादा आ जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? तो ये है एप्लीकेशन। अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करना चाहूँ तो देखो मैं यहाँ पर मैं इस कॉइन को देख रहा हूँ रेयर मीडियम में खड़े होकर के। आंख हमारी कहाँ है, रेयर मीडियम में है, और कॉइन कहाँ है, डेंसर मीडियम में है। तो जब हम रेयर मीडियम में खड़े होकर के डेंसर मीडियम में रखे किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो जितनी दूर है वहां से पहले ही दिखाई दे जाती है। देखो ये है इतनी दूर दिखाई दे रही है यहाँ, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अगर हम रेयर मीडियम में खड़े होकर के डेंसर मीडियम में रखे किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो जहां पर है उससे पहले ही दिखाई दे जाती है, उठी हुई दिखाई दे रही है। ये बात समझ पा रहे हो क्या? अच्छा एक चीज और बताओ कि इसमें शिफ्टिंग कितना हुई, शिफ्टिंग ऑफ कॉइन, शिफ्ट ऑफ कॉइन, कॉइन कितना शिफ्ट हुआ। यहां पर था यहां पर आ गया, मतलब एच माइनस एच, बोलो एच माइनस एच। और ये जो शिफ्टिंग है ना, देखो अगर ये ज्यादा उठ गया, ज्यादा उठ गया मतलब शिफ्टिंग ज्यादा हो गई। शिफ्टिंग ज्यादा, इसको मैं अगर क्या बोल दूं, डी बोल दूं, ये डी बोल दूं। ये जो एच माइनस एच है, जैसे जैसे एच कम होगा वैसे वैसे ये शिफ्टिंग ज्यादा होगी। एच जैसे जैसे कम होगा मतलब जैसे जैसे सिक्का ज्यादा उठेगा वैसे वैसे शिफ्टिंग ज्यादा होगी। और ये एच एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब समझो अगर हम कॉइन को किसी ऐसे लिक्विड में रखते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है तो वो ज्यादा उठेगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो स्मॉल एच की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। कम, स्मॉल एच कम आने का मतलब ज्यादा उठेगा। आप एक लाइन में याद रखो, ये जो डी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के। मतलब अगर उस कॉइन का, उस लिक्विड का जिसमें कॉइन रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो कॉइन ज्यादा ऊपर उठाई देगा, कम है तो कम उठा हुआ दिखाई देगा। इसीलिए हम किसी स्विमिंग पूल को देखते हैं, इसमें क्लीन वाटर भरा हुआ है तो उसकी हाइट हमें देखने में कम लगती है लेकिन एक्चुअल में वो बहुत गहरा होता है। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस उठा हुआ दिखाई देता है। तो आज की बात याद रखें कि अगर आप लिक्विड किसी वाटर में कोई कॉइन या कोई और ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो वो उठा हुआ दिखाई देता है। पेंसिल बेंड दिखाई देती है, कोई लेमन रख देते हैं तो बड़ा सा दिखाई देता है। ये सब एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस डिफरेंट अप्रोच के साथ हम लोगों ने पूरा जो है रिफ्रैक्शन को कवर किया। अभी इसमें रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेस पढ़ेंगे हम, तो और सारी चीजें देखेंगे। तो अगर मैं इस पूरे चैप्टर को समराइज करूं तो आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखिए, स्नेल्स लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं वो याद रखिए, sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90 की वैल्यू याद रखिए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला वेलोसिटी के टर्म में याद रखिए, n इक्वल टू c/v, n का डेफिनेशन और इसका मतलब क्या होता है ये भी जरूर आप याद रखिए। बहुत ही इफेक्टिव वीडियो होगी। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस ही पूरा चेंज हो जाएगा, आपकी अप्रोच चेंज हो जाएगी।
ठीक है, कैसे हम लोग पढ़ते हैं, कैसे समराइज फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं, ये तरीका आपका हो जाएगा। वैसे रटते रहेंगे तो देखने को कहने को ये एक चैप्टर है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसको सीखा जा सकता है और ये आपको आने वाली क्लासेस में भी बहुत हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, कुछ भी बहुत नोट करने की जरूरत नहीं है, बस इसको देखिए, रफ पर लिखिए और याद करने की कोशिश करिए। अगर आपके पास नोट्स है ही नहीं तो आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। और क्या कौन सा टॉपिक आपको समझ में आया, कौन सा नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। अपना व्यू कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिए। ऐसे ही बने रहिए, पूरी फिजिक्स रिवाइज की जाएगी, पूरी मैथ्स रिवाइज की जाएगी, ठीक है। बिफोर द प्री बोर्ड एग्जाम्स हम लोग पूरी फिजिक्स रिवाइज कर लेंगे। तो आप जो है इसको देखिए और कमेंट भी करिए। थैंक यू सो मच।